हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कि अगर हमारा अब तक हम क्या मानते आए थे कि हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते आए थे ना, उस पॉइंट चार्ज पे देखो, जब मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था तब मैंने उसमें क्या बताया था कूलम्स लॉ के लिमिटेशन में, कि कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। क्या एक्सटेंडेड चार्जेस पे वैलिड था? नहीं था, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाए, मतलब केवल एक छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, बल्कि पूरी एक, मान लो हमने वायर है, उस वायर की वजह से पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो उस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी किसी पॉइंट पे, तो वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एक्चुअल में होता क्या है। देखो नाम से पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूट होना किसका, चार्ज का। मतलब अब हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं होएगा, है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो हेडिंग लगाओ सबसे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमारा टू टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? डिस्क्रीट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा हमारा कौन सा होता है जिसके आज हम बात करने वाले हैं, वो होता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा आप लिख लेना, मैं लिख देती हूँ वैसे तुम्हें। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है हमारा, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना, है ना, किसी भी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। अब वो पॉइंट चार्ज नहीं रहा हमारा। ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से दो टाइप हो गए हमारे? डिस्क्रीट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब डिस्क्रीट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो जब मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी उस वाले केस में भी, और दूसरा हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात की थी, तो उस कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन क्या होता है, कि वेक्टर सम, अगर हम फोर्स निकालें, फोर्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस दोज विच आर एक्टिंग इंडिविजुअली, कि जो इंडिविजुअली जो हमारे अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उन सभी का हम क्या कर दे, वेक्टर सम कर दे, तो हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेम क्या था हमारा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाल रहे थे। तो देखो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि व्हेन चार्जेस आर spread in a discrete manner, कि जब हमारे चार्जेस कैसे हो, डिस्क्रीट मैनर में हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, कि ये मान लो हमारा एक्स वाई कोई प्लेन है ना। ये एक्स वाई प्लेन भी छोड़ो, आप प्लेन को कंसीडर मत करो, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये हो गया Q1 चार्ज, है ना, ये हो गया -Q2 चार्ज, ये हो गया Q3 चार्ज, है ना। तो इस Q1 चार्ज -Q2 और इस Q3 चार्ज की वजह से ये कोई पॉइंट है हमारा P, यहाँ पे रखा हुआ है हमारा क्या, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना, टेस्ट चार्ज Q0। तो अब इस Q1 की वजह से इस Q0 पे कितनी फील्ड बनी, इस -Q2 की वजह से इस Q0 पे कितनी फील्ड बनी, और Q3 की वजह से Q0 पे कितनी फील्ड बनी। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए ही काम करता है, सेम है दोनों के लिए, है ना, कि वेक्टर से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं फील्ड का एग्जांपल दे रही हूँ, आप फोर्स निकाल सकते हो ऐसे कि यहाँ पे कोई एक चार्ज हो, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज हो Q4, इस Q4 चार्ज पे इन तीनों चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो फोर्स या फील्ड किसी की भी बात करो, दोनों एक ही बात है ना। तो अगर आप चाहो तो चार्ज में फोर्स की बात कर रहे हो तो देखो फोर्स भी निकाल सकती हूँ मैं, कैसे, कि मान लो यहाँ पे Q4 चार्ज है मेरा कोई भी, तो इस Q4 चार्ज पे इस Q1, इस Q2 और
और इस Q3, इन तीनों चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगी, तो आप निकाल सकते हो कि Q4 नेट फोर्स ऑन Q0, कि नेट फोर्स ऑन Q4, इस Q4 में कितनी टोटल फोर्स लगी Q1 की वजह से, यानी कि F ड्यू टू Q1 प्लस में वेक्टर सम किया है मैंने, देखो प्लस में F Q2। एक चीज का और ध्यान रखना है ना, मैंने जब आपको एक कराया था कि अब जब भी हम फोर्स निकालेंगे, लिख तो हम क्या रहे हैं, इनका वेक्टर सम ले रहे हैं, लेकिन चार्ज क्या है यहाँ पे हमारा -q। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस, लेकिन हम रखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि विद साइन जब हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं ना, कूलम्स लॉ की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म, तो उस केस में हम विद साइन रखते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, तो प्लस Fq2 प्लस में Fq3, इनका वेक्टर सम कर दो, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, नेट फोर्स ऑन Q4। तो ये क्या है हमारे डिस्क्रीट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब हमारे चार्जेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में फैले हो, कोई इधर हो कोई इधर हो कोई उधर हो, कि मान लो एक और चार्ज आ जाता है यहाँ पे Q5 यहाँ पे Q6, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं रैंडम मैनर है ना, कोई इनमें कोई मैनर वाली बात नहीं है, बिल्कुल डिस्क्रीट मैनर में, मतलब बदतमीजी वाली बात है ना, एकदम इधर उधर फैले हुए हैं सारे। तो ये क्या होता है हमारा डिस्क्रीट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों बोला, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही तो होता है जब चार्ज हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में फैले हो, मतलब यूनिफॉर्म मैनर में ना फैले हो, है ना, तो उस केस में क्या करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अलग अलग जो हमारे चार्जेस होते हैं उनकी वजह से हम उनका जो नेट रिजल्टेंट है वो कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल, की जो हमारे अलग अलग चार्जेस होते हैं उनकी वजह से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम कर देते हैं, या उनकी वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। आज क्या बात करेंगे हम, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब समझ गए होंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब when charge is distributed in a continuous manner, कि जब हमारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कंटिन्यूअस मैनर में, कि मतलब डिस्क्रीट ना हो, इधर उधर ना फैला हो। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जांपल कि ये मान लो एक हमारे पास रोड है, कोई क्या है हमारे पास रोड है, तो इस रोड पे ये पॉजिटिवली चार्ज रोड एज्यूम कर रखी है हमने, क्या पॉजिटिवली चार्ज एज्यूम कर रखे रोड। तो इस रोड पे ये जो चार्जेस का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हमारे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। कौन कौन से, एक होता है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है। दूसरा क्या हो गया हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक ही बात है, लिख लोगे है ना, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड कौन सा बच गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी या फिर हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो इतना समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कि जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहे, पॉइंट चार्ज ना रहे। अभी मैं जैसे मान लो आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रोड है ना, पॉजिटिवली चार्ज रोड। इस पॉजिटिवली चार्ज रोड से ए डिस्टेंस की दूरी पे कोई पी पॉइंट रखा हुआ है, कितनी दूरी पे, ए डिस्टेंस। इस रोड की लेंथ मान ली एल, रोड की लेंथ कितनी मान ली हमने, एल मान ली। तो इस अब मान लो
अगर आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ कि देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा पूरे इस रोड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज हमारा प्लस क्यू नोट होता है ना, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है हमारा, तो कैसी फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इसको बाहर की तरफ धकेला गया है ना। तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्शन हुआ, उधर धकेला, तो अब कितनी रिपल्सिव फोर्स लगी है ना, और उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आप लोग ये सोचो कि ये तो यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज तो रखा ही नहीं हुआ है ना, पहले हम कैसे निकालते थे, पी पॉइंट पे किसी कोई पर्टिकुलर चार्ज गिवन हो, जैसे मान लो ऐसे निकालते थे ना, क्वेश्चन भी किए थे हमने कि यहाँ पे मान लो Q1 हो, यहाँ पे Q2 हो, है ना, और यहाँ पे हमारा कोई टेस्ट चार्ज रखा हो Q नोट, तो इस Q नोट पे कितनी फोर्स लगेगी, तो हम Q2 की वजह से Q1, तो ये Q1 और Q2 हमारे क्या थे, ये इनके बीच की सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस r होती थी, तो ये हमारे पॉइंट चार्ज होते थे कि पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू स्पेसिफिक होती थी, लेकिन ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखो यदि आप ऐसा करने की सोच रहे हो कि यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी l, सेंटर से कितनी हो जाएगी l/2, और यहाँ पे भी सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी l/2, तो यदि आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक जो हमारी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला होता है k/q1q2/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k/q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, तो एक q वहां पे कैंसिल हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला आता है हमारा kq/r²। अब r की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो आप, kq/r, अब इसके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से इस q नोट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2 + a, यानी कि l/2 + a का स्क्वायर, ये करना चाहो तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है ना, क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है ना, डिस्टेंस इसके अलग अलग है, Q नोट पॉइंट पे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है a है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस हो जाएगी a + l, क्यों, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस l है, वहां तक की a डिस्टेंस है। दूसरा हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा r कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हमारा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना। तो यही मैं बता रही थी आप लोगों को कि पॉइंट चार्ज था तब तक बात अलग थी, लेकिन अब हमारा चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है तो हम कैसे निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करके। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, फिर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करेंगे। सरफेस चार्ज के कुछ क्वेश्चन आज मैं देखूंगी, अगर हो जाता है तो आज कर लेंगे, अदरवाइज इसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर बनानी पड़ेगी, तो आप लोग नोट कर लो, इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है दोनों, है ना। देखो किसकी बात करने वाले हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, या हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या होता है हमारा कि व्हेन
चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along a line or wire। और ये किसमें होता है हमारा वन डायमेंशनल केस होता है ये हमारा। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता क्या है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लीनियर मैनर, यानी कि अलोंग अ लाइन और अलोंग अ वायर। देखो क्यों, क्योंकि मान लो जैसे अभी हमने रोड वाला केस लिया था, ये रोड हो हमारी है ना, प्लस 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 प्लस, तो इस वाले केस में क्या है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि लीनियरली हमारे चार्ज वन डायमेंशन में कैसे हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो इस केस में हम जो चार्ज डेंसिटी निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है हमारा लैम्डा। क्या होता है हमारा LAMBDA। वैसे तो सबको पता हो गया ना, सिंबल क्या होता है इसका लैम्डा। तो देखो फॉर्मूला क्या होएगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ही क्या होगी उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का सिंबल Q, लेंथ का L, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू में Q/L। इसको आप लर्न कर लेना, बहुत यूज होने वाला है इस फॉर्मूले का ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग समझ में आया, कुछ नहीं किया क्या कि जब हमारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो अलोंग अ लाइन और अलोंग अ वायर, सिंबल लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। दूसरी बात कर रही हमारा क्या था फर्स्ट केस। सेकंड केस किसकी बात करेंगे अब हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि क्या ये हमारा वन डायमेंशनल होगा, नहीं, ये हमारा कैसा होगा 2D। डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस, लिख देती हूं मैं कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, कि किसी सरफेस पे हमारा चार्ज कैसे हो डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, सिंबल सिग्मा होता है। क्या होता है सिग्मा, क्या होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज, यस यू आर राइट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, इसके इक्वल हो गया क्या हमारा सिग्मा। ये हमारी क्या हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसको मैं आपको शो करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो ये हमारा क्या है, एक सर्किल है ना, इस सर्किल के ऊपर चारों तरफ हमारा क्या फैला हुआ है चार्ज और सरफेस। तो आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, है ना। अगर सर्किल है तो सर्किल का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, तो सर्किल का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या ये यहाँ पे सर्किल लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना। तो आप सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, चार्ज हमारा Q है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से सरफेस एरिया यानी SA शॉर्ट में लिख दे मैंने, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, सिग्मा इज इक्वल टू Q/SA, यानी Q सरफेस एरिया। देखो यूनिट की भी बात कर लेते हम यहाँ पे, है ना, SI यूनिट की, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर SI यूनिट क्या होगी, चार्ज के SI यूनिट क्या होती है कूलम, कूलम, लेंथ की मीटर, यानी कि कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर क्या होती है SI यूनिट किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। यहाँ पे भी आप SI यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। SI यूनिट यहाँ पे क्या होगी हमारी Q पर सरफेस एरिया है ना, यानी Q की यूनिट क्या होगी कूलम,
पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया किस में आएगा, सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे हम थर्ड केस की, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, या हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, या इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, कि जब वॉल्यूम के फॉर्म में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेम में स्फीयर का केस ले लो, है ना, इस बार इनसाइड हो, हमारे चार्ज कहाँ पे हो, अंदर हो, है ना, सरफेस पे ना हो। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है हमारा रो। जो हमारा डेंसिटी का सिंबल होता है ना, है ना, डेंसिटी को हम रो से तो दिखाते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू m बाय v। तो सिंबल क्या होगा इसका, रो, यानी कि RH2, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, रो किसके इक्वल होगा यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि Q/V। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब बेसिक सी बात है, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, यहाँ पे भी सरफेस एरिया लगा के निकाल सकते हो। एक बार बता देती हूँ मैं, 4/3 πr3, है ना, ये फॉर्मूला हो गया Q/4/3 πr3। ये केस कब है, जब हमारे पास स्फीयर गिवन हो, मान लो हमें वॉल्यूम ही निकालनी हो, लेकिन और कोई सी 3D केस दे दिया हो। देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3D केस होता है ना, इतना तो पता होगा आप सभी को, वॉल्यूम हम 3D में निकालते हैं, एरिया 2D में निकलता है हमारा, है ना। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर कितना होगा, स्क्वायर होगा इस बार, नहीं, पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को हम, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना। सरफेस एरिया की बात करें तो उसके अंदर एरिया आ गया, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। अब ये तो छोटे लेवल की चीज है ना, मेजरमेंट वाले चैप्टर में हम सीख चुके हैं, मैथ्स क्लास 6-7 में, है ना। तो ये हमारे क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 1D केस में था। सिंबल होता है इसका लैम्डा, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q/L। तो ये फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तीनों ही। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम पर मीटर, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता है तो अपने आप निकाल लोगे, है ना। फिर बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, 2D केस होता है हमारा, जब हमारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ओवर अ सरफेस, है ना। सिंबल क्या होता है इसका, सिग्मा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल। ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड केस हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारा वॉल्यूम और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो रो होता है इसका सिंबल, रो इज इक्वल टू में Q/V, Q/ वॉल्यूम। एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट है, तो आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक बात होती है ना। इसकी ट्रिक बताऊं क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को याद रखने की। देखो आप इनके सिंबल में कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी जो फॉर्मूले वगैरह है वो तो बिल्कुल सिंपल है ना। क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप कैसे याद रख सकते हो इनके सिंबल को, आप लैम सिग रो, लैम सिग रो, इससे याद कर सकते हो। लैम का मतलब क्या होता है, लैम्डा, है ना। सिग का मतलब क्या होता है, सिग्मा,
और रो का मतलब क्या हो जाएगा, RH O। देखो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है ना, लैम्प सिग रो। आपको कोई और ट्रिक पता हो इससे इजी तो आप उसको बना के फिर याद कर सकते हो, है ना। ट्रिक से आसानी से याद होते हैं, तो अपनी खुद की ट्रिक बना लिया करो फॉर्मूले की, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि जब हमारा चार्जेस कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तब वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व, कि अब हम रोड वाला ही क्वेश्चन लेते हैं ना। जब मैं आपको रोड वाला एग्जांपल दे रही थी तब आपको इच्छा, तो जब मैंने सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट बताया तब आपको पता तो चला होगा ना कि अब हम कैसे निकालेंगे ना, एक्साइटमेंट हुई होगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही लेते हैं कि ये हमारी रोड है पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रोड होगी। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना। अब इस पूरी रोड की वजह से इस पॉइंट P पे कितना फील्ड के, कितनी फोर्स और कितना फील्ड बनेगा, है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो देखो कैसे पता चलेगा हमें, हम क्या करेंगे, अब जो मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसकी पूरी की लेंथ है L, आपने L/2 लिया और L/2 लिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A मान लिया, है ना, x = A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस हो गई L, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x = में L+A, है ना। मतलब अगर यहाँ तक की डिस्टेंस A है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर L+A, क्यों, क्योंकि इतनी डिस्टेंस L थी, इतनी A थी, तो पूरी आप जोड़ सकते हो बड़ी आसानी से। तो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगेगा कि आप डिस्टेंस L/2 प्लस में A का स्क्वायर, आप ऐसे नहीं लिख सकते इस बार कि E = में KQ y में L/2 प्लस में A का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट हम कब लगाते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो R के डिस्टेंस के, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब हम जो डायरेक्ट करते थे कि KQ/R², R मान लो हम L+A ले ले, यानी कि KQ y में L+A का स्क्वायर, तो वो भी गलत हो जाएगा, वो भी फॉर्मूला हमारा यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है। KQ/R² हमारा किस पे वैलिड होता था, पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले पे वैलिड होता था, लेकिन इस बार क्या हमारा पॉइंट चार्ज है, नहीं है। इस बार हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक चार्ज हो, Q1 हो, इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी फोर्स लगे, ऐसे हो। लेकिन इस बार तो कितने सारे Q हो गए, हमें क्या पता भाई, है ना, क्यों, क्योंकि चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है और अलोंग अ लाइन ऑफ रोड। तो देख के समझ में तो आ रहा होगा, वन डायमेंशनल है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पे, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, तब उस केस में लैम्डा हमारा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के। तो Q कितना होगा यहाँ से, λL, Q कितना हुआ हमारा, λL। अगर इतना निकल गया तो आगे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, क्योंकि देखो अब हम क्या करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट तो हमारा लगा नहीं, पॉइंट चार्ज भी नहीं है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ए एलिमेंट को कट करेंगे। देखो छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया, मान लो यहाँ से हमने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ये एलिमेंट ये हमने यहाँ से कट कर लिया। देखो इसका मतलब समझ में आएगा कट करने का मतलब क्या होता है ना एलिमेंट का, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब। इस छोटे से एलिमेंट की मान लो dx इसकी कितनी हो गई, लेंथ हो गई छोटी सी, है ना, dx क्या हो गई इसकी लेंथ। इस dx की यहाँ से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस मान ली हमने x, कितनी मान ली, x मान ली। अब चार्ज कैसे है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो भी जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो टेस्ट चार्ज में हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से कैसी फील्ड लगेगी, आउटवर्ड लगेगी। फोर्स कैसी लगेगी हमारी, आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स। तो इसने इसको वहां पे धकेल दिया, है ना। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से, D,
कितनी फील्ड डी। तो अगर हम डी को फाइंड आउट करना चाहें तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, के। अब ये देखो छोटा सा हमने एक चार्ज कट किया है यानी कि डी क्यू, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे से एलिमेंट फिर और कोई सा एलिमेंट होगा उसके अलग से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट की निकालेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब एक छोटे से एलिमेंट की निकाली और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट हमारी x इक्वल टू a से x इक्वल टू l प्लस a तक। ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू a से और x इक्वल टू l प्लस a इतनी हमारी डिस्टेंस में जितना भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा रोड पे वो सारा फाइंड आउट हो जाएगा। उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, के डी क्यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, के डी क्यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, और इसको अगर हम नेट ई निकालना चाहें, नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा वो, हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी को। कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू l प्लस a। क्यों, क्योंकि इतने रीजन में तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यानी कि यहाँ से a से लेके a प्लस l तक, इस a से लेके इस a प्लस l तक डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो देखो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है हमारा, वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन क्या हमारा कहीं यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, नहीं होता। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं ये बात कि हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि के मीडियम पे डिपेंड करता है ना। लेक्चर नंबर 2 देख लेना, समझना हो के बारे में। तो के बाहर आ गया। अब मुझे बताओ इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। देखो सोच समझ के बताना है एकदम आराम से, है ना। सोचो सोचो। देखो अब हमारा Q किसके इक्वल था, लैम्डा L के। तो डी क्यू हमारा छोटा चार्ज है, तो छोटा चार्ज हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि जब हमारा Q किसके इक्वल है, लैम्डा L के, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा डी एल की, है ना। अब हमारी लेंथ यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर रखी है, कितनी है हमारी लेंथ, इस एलिमेंट जो हमने कट किया है यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी पॉइंट P तक की लेंथ है कितनी है, x है। तो डी क्यू किसके इक्वल हो गया हमारा, लैम्डा डी एक्स की। तो जस्ट डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब देखो लैम्डा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ की, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है। हमें पता है कि इतने चार्ज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा। क्यों, क्योंकि ये रोड अब चेंज थोड़ी ना हो सकती है, इसमें तो फिक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो लैम्डा भी हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, dx अपॉन में नीचे x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर आएगा ना। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, k q बाई r स्क्वायर, और r हमारी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर। तो k लैम्डा dx बाई x स्क्वायर। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, इंटीग्रेट करना है हमें a से a प्लस l तक। बस अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट हमारी a से a प्लस l। तो करो इंटीग्रेशन, e इक्वल टू k लैम्डा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, -1 बाई एक्स, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट a से a प्लस l तक। देखो इंटीग्रेशन तो करना आता होगा, बता देती हूँ एक बार। इंटीग्रेट किया है 1 बाई एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में। तो देखो x स्क्वायर यहाँ पे ऊपर जाएगी टर्म, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, पावर के अंदर एक हम ऐड कर देते हैं और पावर हमारी डिवाइड में आती है। जबकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और पावर हमारी आगे आती है ना। तो पावर में एक ऐड करो तो देखो x -2 प्लस 1 अपॉन में -1। क्यों, क्योंकि -2 प्लस 1 करोगे आप तो -2 प्लस 1 कितना होएगा, -1। तो पावर हमारी डिवाइड में आ गई। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 अपॉन में -1, यानी कि -1 अपॉन में x, है ना। इस x रेज़ टू पावर -1 को आप डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये पावर है पॉजिटिव बन जाएगी, पावर पॉजिटिव बन गई और ये माइनस साइन आगे आ गया।
तो इंटीग्रेशन समझ गए, 1/x करके क्या होगा -1/x। तो कुछ नहीं करना, लिमिट पुट कर दो, आंसर निकल गया आपका ई नेट। तो देखो ई नेट किसके इक्वल आया आपका k लैम्डा 1/x। इस x की जगह पहले आप a प्लस एल पुट करो, तो यानी -1/a प्लस एल माइनस, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट आप इसमें x की जगह a पुट करोगे तो एक तो अपर लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अब लोअर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप x की जगह a पुट करोगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू -1/a हो जाएगी। एक माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, एक माइनस ये लोअर लिमिट वाला माइनस, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। यानी कि ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ से k लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अब आपने देखा होगा, देखो इसको वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप ट्रिक इसकी क्या हो गई कि k लैम्डा और ये डिस्टेंस क्या है 1/a माइनस 1/a प्लस एल, यानी कि डिवाइड में क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। अब आप ध्यान कैसे रखते हो आप कि यहाँ पे x इक्वल टू a लिया था, तो पहले वाला जो इनिशियल पॉइंट है इसको ध्यान रखो, आप लास्ट वाला पॉइंट याद रखो। तो पहले वाले पॉइंट में से आपने माइनस कर दिया किसको, लास्ट वाले पॉइंट को, यानी कि 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कंसेप्ट यदि आपको समझ आए तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। एक बार बताओ, देखो हमारी क्या थी, रोड थी, है ना, 1 डायमेंशनल लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखते हैं हमें समझ आ रहा है। हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकती। अब इस पे हमारा जो फॉर्मूला था k3/r² वो भी नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज नहीं बचा है। तो हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट कट किया। अब आपको समझ में आया छोटा सा एलिमेंट कट करने का मतलब, कि हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया और उस पार्ट पे हमने छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी उसको निकाल लिया, फिर उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया इस a से a प्लस एल। मतलब यहाँ से जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, a से a प्लस एल, तो d निकाल लिया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या किया कि इस d की वैल्यू पुट कर दी k/t3/x²। d की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले, इसीलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो ई नेट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हम रोड की बात नहीं करने वाले, है ना। देखो अगर रोड है, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज थी, अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो इस बार कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इस बार हम क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कुलर कंडक्टर ले रहे हैं। हमने क्या लिया, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर, है ना। फिगर को आप अच्छे से बना लेना। ये हमने क्या लिया, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर। अब सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया मतलब इसके सरफेस पे क्या है, हमारे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इस सेमी सर्कुलर कंडक्टर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। सेंटर क्या है इसका, O, रेडियस इसकी R। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, कि O पॉइंट पे कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, वो आपको बतानी है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, अब ये पूरा हमारा क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था कि हमने x एज्यूम किया था, जब ये रोड गिवन थी हमें पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो हमने क्या किया था, इस छोटे से एलिमेंट को क्या कट किया था,
इसको क्या जूम किया था, dx से जूम किया था। लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि इस बार आप गौर से देखो तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से 0 डिग्री से कितना एंगल बना रहा है ये सेमी सर्कुलर कंडक्टर, पाई एंगल बना रहा है। यानी कि इस बार क्या वेरी हो रहा है हमारा, थीटा वेरी हो रहा है, एक्स वेरी नहीं हो रहा है ना। एक बात तो ये हमें पता चल रही है यहाँ से, क्यों? क्योंकि देखो एक्स कैसे वेरी कराओगे, एक्स तो यहाँ पे वेरी हो रहा था, इस बार हम हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से कहाँ तक वेरी हो रहा है, पाई तक। मतलब इस 0 डिग्री से लेके बनने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक, पाई तक। अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, हम छोटा सा एक एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट मतलब डी थीटा, उस डी थीटा पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, उस डी थीटा को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। तो देखो कैसे करेंगे हम क्या किया कि ये हमने कोई एक छोटा सा आर्क मान लिया पे, है ना, छोटा सा एलिमेंट मान लिया, थीटा एंगल दूर, कितने एंगल दूर, थीटा एंगल दूर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया यहाँ पे, है ना। कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। देखो थीटा एंगल दूर, हमें नहीं पता ये एंगल हमने कितने एंगल पे कट किया, हमने इसको क्या एज्यूम किया, थीटा एंगल दूर। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, छोटे से एलिमेंट की वैल्यू क्या मान ली हमने, डीएल मान लिया ना। और चार्ज कितना है यहाँ पे, डी क्यू, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना यहाँ पे। तो एंगल कितना बना रहा है, बहुत छोटा सा बना रहा है, यानी कि डी थीटा बना रहा है। अब ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमारा, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यानी पॉइंट ओ पे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्यू नोट का पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये इसको बाहर की तरफ धकेल देगा, है ना। यानी कि डी ई, इस डायरेक्शन में हमारी क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब आप लोग देखो यहाँ से तो इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो बेस कंपोनेंट हमारा क्या होता है, डी कोस थीटा। बेस कंपोनेंट हमारा क्या होता है, डी कोस थीटा। और ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि डी कोस थीटा और डी साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो हमारा क्या है, डी है ना। तो इस डी के दो कंपोनेंट हो गए, डी कोस थीटा और डी साइन थीटा। ये आपने पता होगा आई थिंक, है ना, 11वीं क्लास में ये चीजें पढ़ लेते हैं। तो डी कोस थीटा और डी साइन थीटा। अब आप लोग मुझे ये बताओ, क्या है जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, इसमें हमारा डी कोस थीटा कंट्रीब्यूट करेगा, सोच के बोलना, नहीं करेगा। नेट कंट्रीब्यूशन हमारा केवल डी साइन थीटा की वजह से आने वाला है। क्यों आने वाला है कि एज्यूम करो अभी तो हमने एलिमेंट यहाँ पे कट किए हैं, अगर हम ये एलिमेंट इधर कट करते, ऐसे अभी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, मान लो ये एलिमेंट हम इधर कट करते, है ना, यहाँ पे क्या बनता, डी थीटा बनता, ये एंगल पूरा कितना होता हमारा, थीटा एंगल होता, ये डी थीटा होता, है ना। मान लो हमने ये कट करते, ये वाला, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, यानी उधर की तरफ इधर की तरफ आती नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, है ना, डी। तो ये डी, अब इसके भी दो कंपोनेंट होते, एक ये वर्टिकल एक ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला, अब जब देखो ये वाला एंगल पूरा हमारा थीटा होता तो ये वाला एंगल भी कितना होता हमारा, थीटा होता। ये थीटा होता तो ये कितना होता हमारा, डी कोस थीटा, और ये कितना होता हमारा, डी साइन थीटा। तो इधर वाला डी कोस थीटा और इधर वाला डी कोस थीटा कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि हम देखो केवल यही पॉइंट थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से लेके पाई तक, तब उस 0 से लेके पाई के बीच में ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला भी आएगा, तो ये दोनों पार्ट का जो कोस थीटा वाला एलिमेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट किसकी वजह से आएगा, डी साइन थीटा की वजह से। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको अभी यहाँ से इरेज कर रही हूँ, है ना। अगर ये वाली बात आप समझ गए तो मैंने अब इसको यहाँ से इरेज कर दिया है ना। तो देखो अब मैं क्या लिख रही हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will have contribution only from dE sin theta component.
कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा केवल कंट्रीब्यूशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में? डी साइन थीटा की वजह से। क्यों? बिकॉज डी कोस थीटा विल कैंसिल आउट ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट, है ना, कि इसके जैसा ही कोई एलिमेंट होगा बट डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। तो डी कोस थीटा कंपोनेंट हमारा कैसा हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगी? डी साइन थीटा की वजह से मिलेगी। अब आप एक चीज और बताओ मुझे यहाँ पे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि जब हम अगर इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 से लेके पाई तक, तो हमारा लैम्डा किसके इक्वल आएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि q अपॉन में 2πr। लेकिन ध्यान से बताना क्या इसमें 2πr आएगा? नीचे क्या आएगी? इसकी सरकमफ्रेंस आएगी, है ना, कि चार्ज हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस बार? इस सरकमफ्रेंस पे हो रहा है। इस ये जो हमारा सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, इसकी ये जो सरफेस है यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। किसका? कंप्लीट साइकिल का, यानी कि कंप्लीट सर्कल का। लेकिन क्या इस बार हमारे पास कंप्लीट सर्कल है? नहीं है, सेमी सर्कुलर है, यानी कि 2πr/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या आएगा? केवल πr। तो यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल आएगा? q/πr। ये कब आएगा? जब हम पूरा 0 से लेके पाई तक की बात कर रहे हैं, उस केस में 0 to पाई। लेकिन क्या अब अभी फिलहाल हम 0 से लेके पाई तक की बात कर रहे हैं? नहीं, हम इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट में dq की वैल्यू क्या होगी? तो इस छोटे से एलिमेंट में dq की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, आपने पढ़ी हुई है ये चीजें कि जब आपका यहाँ पे एंगल हो d थीटा, एंगल बन रहा हो, है ना, r इसकी क्या हो? रेडियस हो, r किसकी कितनी हो? हमारी dl हो। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि थीटा इज इक्वल टू में आर्क बाई रेडियस, है ना। थीटा किसके इक्वल आएगा? आर्क बाई रेडियस। अब थीटा कितना है यहाँ पे? d थीटा है, छोटा एंगल है ना हमारा, तो d थीटा। r कितनी हमारी? dl है, इनटू में सॉरी अपॉन में रेडियस कितना है हमारा? r है। तो dl की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? d थीटा इंटू आर। dl की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? d थीटा इंटू आर। बड़ी आसानी से निकाले कि d थीटा एंगल था, ये हमारी रेडियस थी, ये एलिमेंट था हमारा dl छोटा सा। थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो dl क्या आया? d थीटा इंटू आर, यानी कि हमारा यहाँ से क्या आया? dl d थीटा इंटू आर, है ना। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, तो dq अब आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि dq क्या हो जाएगा? जब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू q बाई में सर्कमफ्रेंस है यानी लेंथ है, तो q क्या होएगा यहाँ से? ये सर्कमफ्रेंस इनटू में दिस लैम्डा, यानी कि लैम्डा इनटू में सर्कमफ्रेंस आता है ना। लेकिन अब ये सर्कमफ्रेंस कब आता? जब ये हमारा 0 से लेके पाई तक होता। लेकिन अब तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस की वैल्यू नहीं लिखी, हम केवल किसकी वैल्यू लिखेंगे? dl की, यानी कि लैम्डा इनटू में dl। और dl की वैल्यू क्या है? d थीटा इनटू r, यानी कि dq किसके इक्वल आ गया? लैम्डा d थीटा r की। इतनी चीज समझ आई आपको? कुछ नहीं किया हमने कि लैम्डा इज इक्वल टू में q बाई सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ चुके हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो जब हम 0 से लेके पाई तक ये पूरा सर्किल घूम के आते हैं सेमी सर्कल, तब क्या आता? पाई आर आता। लेकिन अभी हम फिलहाल इस छोटे से dl एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे से dl एलिमेंट के लिए हमने थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करके dl की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, d थीटा इनटू आर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब हम बड़ी आसानी से ई नेट निकाल सकते हैं। ई नेट क्या होगा हमारा? ई नेट क्या होगा हमारा कि डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, है ना, कि जब हम डी साइन थीटा, क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये कोस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहा होता, तब हम क्या करते हैं? डी साइन थीटा इंटीग्रेट डी कोस थीटा, कि दोनों की वजह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसका इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई में, उनको ऐड करते हैं, तो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होएगा, है ना।
यानी कि डी साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लोगे 0 से लेके पाई तक। अब डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होगी, है ना, डी साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा। इतना किया, इतना करने के बाद आप डी क्यू की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लैम्डा डी थीटा आर। तो हमारा ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 0 से लेके पाई। अब देखो के हमारा कांस्टेंट आ गया, के हमारा बाहर आ जाएगा। डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी थीटा आर। तो अब देखो लैम्डा और आर ये भी हमारे कांस्टेंट है। लैम्डा मतलब कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल तो सकता नहीं, है ना, यानी कि कांस्टेंट है हमारा, और रेडियस भी हमारी कांस्टेंट है। तो हम के लैम्डा आर को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट इस इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, केवल डी थीटा बचा, एक डी क्यू की जगह एक डी थीटा आएगा और साइन थीटा, और एक नीचे डिवाइड में आर स्क्वायर, है ना, ये आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल साइन थीटा और डी थीटा। क्यों, क्योंकि लैम्डा आर हमारे कांस्टेंट थे, ये दोनों तो हमने बाहर लिख लिए, डिवाइड में आर स्क्वायर था, ये भी हमारा कांस्टेंट था बाहर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो आप लर्न कर लेना है। तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के लैम्डा अपॉन में आर, एक आर से कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जस्ट ई नेट की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग, ई नेट। तो देखो के लैम्डा बाई आर, थीटा की जगह एक बार पाई रख दो, एक बार थीटा की जगह 0 रख दो, तो यानी कि माइनस कोस पाई माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो फॉर्मूले वाला माइनस। अब एक माइनस कोस थीटा, ये वाला माइनस, यानी कि माइनस कोस थीटा की जगह 0 पुट करो। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। देखो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो देखो ये -1 ये माइनस, सो ये माइनस क्या बन रहा है, प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या बन रहा है, प्लस, यानी कि ई नेट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ई नेट आएगा हमारा 2k लैम्डा बाई आर। यस, क्या आंसर आया हमारा, ई नेट 2k लैम्डा बाई आर, यही आंसर आएगा। तो ये क्या था हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने कहाँ पे, ओ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। तो देखो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, कुछ नहीं किया। इस बार हमने एक्स वैल्यू नहीं करा है, थीटा वैरी हो रहा है कहाँ से, 0 से लेके पाई तक। तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की, 0 से लेके पाई तक हमारा सर्कमफ्रेंस बन रहा था, है ना, सेमी सर्कुलर सर्कमफ्रेंस। तो पाई आर ये कब होता है, जब 0 से पाई तक हम वैल्यू वैरी कराते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ से कराते हैं, केवल डी एल के लिए करा रहे हैं। तो डी एल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ये डी थीटा है, ये डी एल है, ये रेडियस यहाँ पे आर है। तो थीटा इक्वल टू में आर अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज करके डी एल की वैल्यू डी थीटा इंटू में आर है। तो यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस डी क्यू की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जस्ट इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन था। देखो ऐसे ही हम, और अगर मान लो इस प्लस क्यूब की जगह यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस केस में कैसे करते हैं, उस केस में भी सिमिलर ऐसे ही होता है ना। बस फर्क क्या होता है कि इसमें क्या है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है हमारी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स यानी कि डी हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो हमारा टुवर्ड्स जाता है ना, टुवर्ड्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन हमारी सेम होती है ना, और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स हमारी नेगेटिव चार्ज की कैसे होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
देखो नोट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पे बेस्ड थे कि जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि थीटा एंगल वैरी करके वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, कि अगर हमारा रोड पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो dx वैरी हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हमारे थीटा के वेरिएशन हो रहा है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे हमारा सरफेस वाला तब न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है और इससे रिलेटेड बाकी कोई जो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनको हम जब सरफेस वाले क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।